हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरकैप क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये अप्रोक्सीमेटली ये 5 to 8 मार्क्स का आता है इसमें से कुछ एमसीक्यूज बनते हैं और इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। अप्रोक्स 5 मार्क्स का बनेगा या फिर 4 मार्क्स का बनेगा। ठीक है, तो इसमें मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसके मैं कवर अप करूंगा और इसमें जो उस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे और जो थ्योरी पार्ट होगा जो कि रिपीटेड है, बार बार आ रहा है एग्जाम में, मैं उनको भी कवर अप करूंगा। ओके, तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, इसके मेन कंसेप्ट देखो क्या क्या है। सबसे पहला कंसेप्ट इसमें आता है करंट। करंट इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। करंट के बाद हम आएगा इसमें वोल्टेज का कंसेप्ट आता है, वोल्टेज का कंसेप्ट पढ़ेंगे। वोल्टेज के कंसेप्ट के बाद हमें इन इन करंट और वोल्टेज में रिलेशनशिप निकालने के लिए हमें ओम्स लॉ के बारे में हम पढ़ना होगा। हमें ओम्स लॉ होगा, ओम्स लॉ से हमें कंसेप्ट मिलेगा कि इसका रेजिस्टेंस का कंसेप्ट मिल जाएगा अपने को। ठीक है, अब रेजिस्टेंस के कंसेप्ट मिलने के बाद हम फिर यहां से हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। ये कवर अप होने के बाद फिर हमें जब रेजिस्टेंस का कंसेप्ट मालूम चल गया तो हम रेजिस्टेंस में देखेंगे कि इसको हमें सीरीज में लगाना है या पैरेलल में लगाना है। ओके, सीरीज में लगाना है या पैरेलल में लगाना है, इन दोनों का कंसेप्ट समझने के बाद हम पहुंचेंगे किस पे, हम पहुंचेंगे आपका हीटिंग इफेक्ट पे। करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे पहुंचेंगे। ये आने के बाद, इसको कवर अप करने के बाद हम पावर वाले पे पोर्शन पे पहुंचेंगे। पावर क्या होता है और जो एनर्जी, जो कंजप्शन ऑफ एनर्जी होती है उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उस पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मोटा मोटा बेसिक स्ट्रक्चर होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग नेक्स्ट हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक कंडक्टर आप सभी जानते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली फ्लो करा देता है, वही इलेक्ट्रिक कंडक्टर वो कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दोज substances, okay, in which electric charge, in which electric charge can flow freely, can flow freely। समझे, मतलब वो सब्सटेंस जिससे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है आपका फ्रीली फ्लो कर सकता है। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, देखिए इसके एग्जांपल्स हैं, जो भी मेटल्स होते हैं वो सारे कंडक्टर होते हैं। मेटल्स आर द इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ओके, और इसमें भी सबसे ज्यादा आपका एल्यूमिनियम एंड कॉपर को हम यूज करते हैं। ओके, ये आपका पहला कंसेप्ट हो गया इलेक्ट्रिक कंडक्टर। दूसरा आपका इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर का क्या होता है, इसमें भी सिंपल है, दो सब्सटेंसेस इन विच जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो इजीली नहीं फ्लो होगा। ओके, इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो डू नॉट मूव फ्रीली, वो आराम से नहीं घूम पाएगा। अब इसका एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखो, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, रबर हो गया। ओके, रबर हो गया, जो भी प्लास्टिक्स होती हैं। ओके, और जो ग्लासेस होते हैं, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर। ओके, तो सबसे पहले हमें कंसेप्ट मिला कंडक्टर का, उसके बाद मिला इंसुलेटर का। अब हम नेक्स्ट जाएंगे, अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ओके, सी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन आपकी होगी, इसकी डेफिनेशन होगी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो
of electric charge, okay, charge through a cross section, okay, through a cross section of a conductor. ये जो डेफिनेशन में लिखा रहा हूं, यही अगर आप डिट्टो छाप के आएंगे पेपर में, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ये सारा कुछ एनसीईआरटी बेस्ड है, ओके। अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। किससे करते हैं? आई से। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है चार्ज जो फ्लो हो रहा है, सॉरी, वेट, हाँ, चार्ज जो फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम, किस टाइम पे फ्लो हो रहा है, मतलब आई इज टू क्यू अपॉन टी। क्यू की यूनिट क्या है? यहाँ पे कूलम है, सॉरी, वेट, ओके। इसकी यूनिट क्या है? आपकी कूलम है। क्यू की क्या है यूनिट? कूलम है। इसकी क्या यूनिट है? इसकी टाइम की सेकेंड यूनिट है, ठीक है। आपको यहां पे समझ में आ गया? अब इसका इसका जो एसआई यूनिट है, इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ करंट, वो क्या होती है? वो होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर होती है, ठीक है, एम्पियर होती है, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है जिसको हम बोलते हैं 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। वो क्या होगा? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, इसकी डेफिनेशन देखो क्या होती है। ये होगा द फ्लो ऑफ 1 कूलम। क्या? द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज, ओके, 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड, ओके, इन 1 सेकेंड। मतलब कि 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में जो फ्लो हो रहा है, वही आपका क्या कहलाता है? 1 एम्पियर कहलाता है, ओके। लेकिन फ्लो कहां से हो रहा है? कंडक्टर से। किसके? कंडक्टर के कहां से? क्रॉस सेक्शन से, थ्रो अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ओके। ये यहां पे कंसेप्ट हुआ। एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि 1 कूलम के अंदर, एक मैं आप एक चीज बता दूं आपको कि 1 कूलम के अंदर, 1 कूलम के अंदर जो होता है 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो करंट होता है, जो करंट की जो डायरेक्शन होती है, वो हमेशा रिवर्स टू इलेक्ट्रॉन होती है, ओके। जो करंट जो फ्लो करता है, करंट फ्लो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अगेंस्ट में ही आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। और इसमें एक चीज और हमें याद रखनी है कि करंट को मीजर कैसे करना है। करंट को मीजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एमीटर, ओके। एमीटर का हम यूज करते हैं, एमीटर का हम यूज करते हैं, यूज टू मीजर द करंट। करंट को मीजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं। ये सारे चीज आप नोट करते जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है? इलेक्ट्रिक और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये आपकी डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ जाती है। इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? बेसिकली ये होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क, क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क होता है, ओके। अमाउंट ऑफ वर्क होता है जो कि किया जाता है, वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग, इन मूविंग इन मूविंग अ
इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू a specific point in an electric field। आई होप आपको समझ में आ गया हो। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो कि किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए किया जाता है। कहां से? इन्फिनिटी से के किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट में। ओके, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ओके, अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिक सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये क्या होता है? ये होता है वर्क डन, work done to move a unit charge, to move a unit charge from one point to other। ओके, यहां पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या है कि यहाँ पे इंफिनिटी टू स्पेसिफिक पॉइंट है, बट यहां पे क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना है। ओके, तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस को हम को डिनोट करते हैं किससे? वी से। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इसको हम V से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है वर्क जो डन होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या? वर्क डन क्या किसके लिए कर रहे हैं? चार्ज को मूव करने के लिए कर रहे हैं, यानी कि चार्ज को मूव करने के लिए कर रहे हैं, मतलब W अपॉन क्यू। ओके, W अपॉन क्यू। और जो इसकी यूनिट SI यूनिट होती है, इसकी जो SI यूनिट होगी, इसकी जो SI यूनिट होगी, SI यूनिट जो होगी वो होगी वोल्ट। ओके, वोल्ट होगी, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल v से। ओके, अब इसमें एक कंसेप्ट आता है कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1 वोल्ट की डेफिनेशन आए, पूछते हैं एग्जाम में कि 1 वोल्ट क्या होता है। 1 वोल्ट की डेफिनेशन में बताता हूं आपको। देखिए 1 वोल्ट बेसिकली जब भी 1 जूल ऑफ वर्क किया जाता है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, okay, is done to move a charge of 1 coulomb। okay, coulomb from one point to from one point sorry from one point uh, from one point to other point। ओके, ये आपकी 1 वोल्ट की डेफिनेशन है कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है कि वोल्ट मीटर क्या होता है। यहाँ पे मैं इसमें ऐसे ब्लैक से लिख दे रहा हूं कि जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 1 मिनट। वोल्ट मीटर यूज्ड टू मेजर वोल्टेज। वोल्टेज को मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस को ऑल्सो नोन एज वोल्टेज, हम इसको वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यहां तक हमें दो कंसेप्ट मिल गए, करंट का मिल गया और पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज का मिल गया। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं ओम्स लॉ पे कि भाई साहब ओम्स लॉ होता क्या है। देखिए ओम्स लॉ को हम समझते हैं। ओम्स लॉ जो होता है इसका क्या डेफिनेशन है, ये क्या डिफाइन करता है? देखिए इस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट
टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो करंट होता है पास करता है, द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to, is directly proportional to okay, proportional to the potential difference across its end. एंड ओके, मींस फॉर्मूला क्या हुआ यहाँ पे क्या बोल रहा है, डायरेक्टली क्या बोल रहा है, वो डायरेक्टली बोल रहा है कि V वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू I. ओके, इस वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू I, V क्या है वोल्टेज, I क्या करंट, सो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है R, V इक्वल्स टू I R. सो R क्या है, बेसिकली ये कांस्टेंट है, ओके, और इसको हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, ये रेजिस्टेंस कहलाता है, ओके, और ये भी किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होता है, ओके, ये किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है. सो ओम्स लॉ डायरेक्टली आपको ऐसे पूछ लेता है कि ओम्स लॉ को डिफाइन करिए, तो ओम्स लॉ क्या होता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब करंट, जो करंट और जो वोल्टेज होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसी भी कंडक्टर का, ठीक है. तो ये यहां से आपको ध्यान रखना है, ये वाला कंसेप्ट, ये फॉर्मूला मैथमेटिकली, और एक ये दोनों चीज आपको लिखनी है, ओके. नेक्स्ट हम पहुंचते हैं रेजिस्टेंस के कंसेप्ट पे. व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? तो देखिए, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ये है आपका, इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, ओके, जो भी कंडक्टर है उसकी प्रॉपर्टी है ये, ओके. टू रजिस्ट, टू रजिस्ट द फ्लो, टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो को रजिस्ट करना ही इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहलाता है, ओके. थ्रो थ्रो द कंडक्टर, मींस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, ये प्रॉपर्टी है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर, ओके, ओके. अब बच्चों हम यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि कि इसकी एसआई यूनिट क्या है, ओके. इसकी एसआई यूनिट इसकी जो है होती है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ओम बोलते हैं इसको, ठीक ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना आपको, इस लेटर से, ओके, इस लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस लेटर से ओम, इसको ओम बोलते हैं, ये लेटर ओम है, ओके. अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है आपका जिसको बोलते हैं 1 ओम का डेफिनेशन पूछ लेता है कि 1 ओम, भैया बता दो 1 ओम क्या होता है, आपके पेपर में पूछा जाता है. 1 ओम की डेफिनेशन देखो क्या है, सिंपल, जब भी व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, मींस जब भी पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 1 वोल्ट होगा, एंड द करंट पासिंग थ्रू इट, एंड द current passing through the conductor is
conductor is 1 ampere. Okay, okay, then the resistance said to be 1 ohm. Okay, said to be 1 ohm resistance. Okay, ठीक है. सो मतलब यहां पे क्या हो गया, R इज इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन R इज इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन I हो गया. मतलब जब कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस 1 का होगा और करंट 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा होगा, तब आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम होगा. और इसका जो मैंने अभी ये बताया, ये सिंपल फॉर्मूला भी है इसका. बेसिकली जो रेजिस्टेंस है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला हो गया V अपॉन आई. ये हम ओम्स लॉ से ही हम निकाल रहे हैं. ठीक है, ये हम ओम्स लॉ से ही निकाल रहे हैं. ओके, अब हम देखते हैं कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को. तो देखिए, सबसे पहला फैक्टर आता है, फर्स्ट फैक्टर है इसका लेंथ ऑफ द कंडक्टर की जो लेंथ होती है वो अफेक्ट करती है रेजिस्टेंस को. और इसमें जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के. ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के. दूसरा आता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर. ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, मतलब कि जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका एरिया का जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. और तीसरा पॉइंट आपका आता है नेचर ऑफ द मटेरियल. ओके, मटेरियल का नेचर कैसा, मतलब किस टाइप का मटेरियल है. नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. ओके, ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि आप एग्जाम पे पूछे जाते हैं, और ये फॉर्मूले पे क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि मैं आपको कराऊंगा भी. ओके, मुझे उम्मीद करता हूं आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी. ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं आपका रजिस्टिविटी. यहां से कंसेप्ट मिलेगा आपको रजिस्टिविटी का. ओके, सो रजिस्टिविटी को हम देखते हैं. रजिस्टिविटी होता क्या है बेसिकली. तो रजिस्टिविटी आपका होता है, रजिस्टिविटी क्या होता है, रजिस्टिविटी ये क्या होती है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. ओके, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है. ओके, और ये इसका मतलब होता है, रेजिस्टिविटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं, हाउ स्ट्रांगली इट रेजिस्ट. ओके, इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं. इसका फॉर्मूला देखिए क्या होगा, सिंपल है. रो इज, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है आर एल अपॉन ए. ओके, यहां पे एल लेंथ है, ए आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, आर रेजिस्टेंस है. ओके, ओके, और जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये आपकी होती है ओम मीटर. ओके, ये क्या होती है, ओम मीटर होती है. यहां पे एल, यहां पे ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये लेंथ है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टिविटी है. ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आए. अब ये देखिए, जो कंडक्टर्स होते हैं, जो रेजिस्टिविटी होते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 10 रेज टू पावर -8 ओम मीटर टू
10⁻⁻⁶ ओम मीटर, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को इजीली फ्लो करने देते हैं। और जो इंसुलेटर की होती है रेजिस्टिविटी, वो होती है आपकी 10⁻12 ओम मीटर टू 10⁻16 और 17 ओम मीटर। ओके ओके ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीज समझ आएगी। अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट और आते हैं, देखिए कुछ कंसेप्ट यहाँ पे और क्या आते हैं। यहाँ पे देखिए आते हैं कि जो जो प्योर मेटल की रेजिस्टिविटी होती है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी होती है प्योर मेटल की, प्योर मेटल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो आपकी बहुत लो होती है। क्या होती है वो? वेरी वेरी लो होती है, ठीक है। और रजिस्टिविटी जो एलॉय की होती है, जो एलॉयज होते हैं, उसकी क्या होती है? हाई होती है एज कंपेयर टू प्योर मेटल। ओके, ये चीजें आप नोट डाउन करते रहे, ठीक है। इसीलिए, क्योंकि इसीलिए इसी इसी रीजन से जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम होता है और कॉपर होता है, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग में यूज होता है। ओके, इलेक्ट्रिक वायरिंग में यूज होता है, मतलब ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है। ओके, ट्रांसमिशन लाइन में उसको हम यूज करते हैं। और जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन, आपको जो टंगस्टन होता है वो आपका फिलामेंट में यूज होता है, बल्ब के फिलामेंट में। ओके, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट ऑफ द बल्ब, उसमें ये यूज होता है। इसी तरीके से जो एक होता है नाइक्रोम अलॉय, नाइक्रोम एलॉय होता है, क्योंकि एलॉय का जो वो होता है रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है उसकी कंपैरिजन में प्योर मेटल के में। जो एलॉय होता है, एलॉय, वेट, एलॉय होता है, इसके ये जो यूज होता है ये अब कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक हीटिंग में यूज होता है, इलेक्ट्रिक हीटिंग में हम इसको यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटिंग में यूज करते हैं। जैसे आपका हीटर हो गया, टोस्टर्स हो गए, इन सब में। ओके, यहां से आपको रेजिस्टिविटी कंसेप्ट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे हम देखते हैं कुछ चीजें देखते हैं, जैसे हम देखेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज। लेकिन उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि एक होता है एमीटर, मैंने जो बता भी रखा है आपको, एमीटर जो कि करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, टू मेजर द करंट। वोल्ट मीटर होता है आपका, टू मेजर द वोल्टेज। इसी तरीके से आपका एक रियोस्टेट होता है। ओके, वो क्या करता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस होती है बेसिकली। ओके, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस होती है। वेट, ओके, तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी आपकी। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस को सीरीज में देखना है और पैरेलल में देखना है। तो देखिए, जब भी रेजिस्टेंस आपका, जब भी देखिए, जब भी रेजिस्टेंस आपका सीरीज में होगा तो तब इसका हमें फॉर्मूला बताना होगा। देखिए, इसका एग्जाम में सीधा फॉर्मूला आता है और इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, इसका सर्किट कैसे बनेगा, पहले तो ये देख लीजिए। ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये रेजिस्टेंस हमारे कनेक्ट हो रखे हैं, ये हमारा बैटरी से कनेक्ट हो रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये R1 है, ये R2 रेजिस्टेंस दे दिया मैंने, ये R3 दे दिया, यहाँ से I पास हो रहा है करंट, यहाँ से ये वोल्टेज है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे इन सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, R इक्विवेलेंट, मैं RS बोल रहा हूँ, वो होगा
R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह डॉट डॉट जितने भी होंगे उनको हम ऐड कर देंगे। और इसमें जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज जो फाइनल वोल्टेज होगा वो इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस होगा उसके साथ में इस तरह से ये ऐड होगा, ठीक है। बट जो करंट होगा, करंट I इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3, मतलब इस तरह चलता रहेगा। मतलब इसमें क्या होगा, करंट इज सेम थ्रू आउट द सर्किट। ओके, समझ में आ गया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख कर लीजिए आप इसको। अब इसी तरीके से हम देखते हैं पैरेलल में क्या होता है। पैरेलल में मैं आपको बनाता हूं इसका सर्किट, ये देखिए। पैरेलल में क्या होगा, मैंने ये लिया, इसको लिया, इसको लिया, ऐसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना दिया, ये लिया, यहाँ पे कर दिया। सेम वे में ऐसे गए, एक रेजिस्टेंस ये बना दिया, ये कर दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना दिया, ठीक है। और हमने इसको फिर से हमने बैटरी से इसको यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। ये करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, यहाँ पे ये R1 है, यहाँ पे ये R2 है, यहाँ पे ये R3 है। यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rp क्या होगा, वो होगा 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से सोन चलता रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीज समझ में आई होंगी। और इसी तरीके से इसमें क्या होगा, इसमें वोल्ट आई सेम नहीं होगा, इसमें वोल्टेज सेम होगा। आई यहाँ पे होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। वोल्टेज क्या होगा, वो सेम होगा। ओके, यहां पे क्या होगा, वोल्टेज इज सेम थ्रू आउट द सर्किट। ओके, ठीक है। ओके, मुझे उम्मीद है यहां तक आपको चीज समझ में आएगी। अब हम देखते हैं, अब देखिए एडवांटेज क्या है पैरेलल पैरेलल सर्किट के। पैरेलल जब भी रेजिस्टेंस को पैरेलल सर्किट में करते हैं क्या एडवांटेज है, देखिए सबसे पहला एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज देखिए क्या होगा। अगर कभी भी कभी भी कोई भी एक अप्लायंसेस, कोई भी एक हमारा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट फेल हो जाएगा, कभी भी इफ एनी वन फेल हो गया, मतलब वर्क करना बंद कर दिया, तो हमारा सर्किट ब्रेक नहीं होगा। सर्किट हमारा अदर अदर विल वर्किंग, अदर्स की वर्किंग, सारे जो दूसरे होंगे वो वर्किंग कंडीशन में रहेंगे। ये नहीं कि पूरा सर्किट ठप हो गया हमारा, ऐसा नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसमें मैंने बताया कि यहाँ पे वोल्टेज सेम रहता है, मतलब सबको 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 वोल्टेज सेम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सबको सेम वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। गेट सेम वोल्टेज। ओके, थर्ड पॉइंट यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, थर्ड पॉइंट आएगा ईच अप्लायंस हैज ओवन स्विच, मतलब हर अप्लायंस अप्लायंस के लिए ईच अप्लायंस हैज इट्स ओन स्विच, मतलब हम किसी को भी बंद कर सकते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट क्या एडवांटेज क्या है, ओवरऑल रेजिस्टेंस इसमें रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ओवरऑल रेजिस्टेंस रिड्यूस्ड, इन सभी कारणों से, ड्यू टू ऑल दीज रीजन, ड्यू टू ऑल दीज reasons we will use, and we are using means we used parallel grouping in housing wiring और डोमेस्टिक वायरिंग। ओके, ठीक है। अब एक चीज और इसमें यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज इसमें बता दूं आपको। जैसे
जो आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो आपको मिलेगा सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में मिलेगा। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका जो मिनिमम मिनिमम रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये डायरेक्टली आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, ये हमने सर्किट दे रखा है, और मिनिमम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, हमने सर्किट दे रखा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट। ठीक है, ये डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ली जाती है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं। जब भी देखो, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी goes through special wire of high resistance, okay, high resistance, when electricity goes through a special wire of high resistance like nichrome, like nichrome, okay, then the wire then the wire gets gets hot and makes heat. Okay, and this is called heating effect of current. आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। मतलब जब भी इलेक्ट्रिसिटी आपके एक स्पेशल वायर होती है जो कि जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है, उससे पास होती है, तो वो काफी हीटेड अप हो जाती है और वो हीट को प्रोड्यूस करती है। तो इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीज समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, हम कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, हम देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग देखो भैया क्या बोलता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से देखिए क्या होता है। एज पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ओके, व्हेन व्हेन वोल्टेज V, okay, when voltage V across the ends of the conductor, okay, of resistance R, of R, okay, when voltage V across the end of the conductor of resistance R, okay, the current I flow, the current I flow for a time t, okay, then electric energy consumed is given by, then electric energy is consumed electric energy consumed is given by H is equals to I square R T। ओके, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H is equals to V I T। इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, H is equals to V upon
आर स्क्वायर टी, ठीक है। ये आपका, और ये जूल में आता है, जो एनर्जी यही आपकी जूल में आती है, ठीक है। ये आपका समझ में आ गया, ठीक है। और हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के एप्लीकेशंस क्या है यहाँ पे, ये देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। एप्लीकेशन क्या है इसका, एप्लीकेशन देखिए, सबसे पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक हीटिंग में। कहाँ पर है, इलेक्ट्रिक हीटिंग में हम इसको यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटिंग जैसे आपका हीटर हो गया, ओके, हीटर्स हो गए, टोस्टर्स हो गए, ओके, इस तरह के हो गए, और आपके गीजर्स हो गए, ये हो गए पहला पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन इसका हम यूज करते हैं फ्यूज में, फ्यूज में, ठीक है। तीसरा एप्लीकेशन इसका इलेक्ट्रिक बल्ब के जो फिलामेंट होता है उसमें। ये एप्लीकेशन है किसके, दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ओके, ओके। एप्लीकेशन है किसके, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के, इलेक्ट्रिक हीटिंग में यूज करते हैं इस कंसेप्ट को हम, ओके। और इस कंसेप्ट का यूज फ्यूज फ्यूज में होता है, जो आपके घर में फ्यूज लगे रहते हैं, और इसका इसी कंसेप्ट का यूज आपके जो बल्ब में जो फिलामेंट होता है उसमें भी होता है, ओके। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इलेक्ट्रिक पावर में। देखिए इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन सिंपल सी, देखिए क्या है, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, rate of doing electric work is known as इलेक्ट्रिक पावर, ओके। और हम इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। सो P इज इक्वल टू क्या हो गया, P इज इक्वल टू हो गया वर्क डन अपॉन टाइम, तो P इज इक्वल टू क्या है आपका, वर्क डन अपॉन टाइम है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और एक फॉर्मूला और इसका होता है P इज इक्वल टू VI, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं I स्क्वेयर R, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं V अपॉन R स्क्वायर, ओके। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आपको हमेशा याद कर रखना है, और न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। और हम इसका जो एसआई यूनिट होता है, इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट जो होता है इसका, ये होता है वॉट, वॉट, और जिसको हम डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम में कभी कभी, कि 1 वॉट क्या होता है। 1 वॉट बेसिकली बता दो भैया, 1 वॉट क्या होता है। तो देखिए 1 वॉट की हम डेफिनेशन देते हैं आपको, 1 वॉट क्या होता है इसकी डेफिनेशन हम आपको देते हैं, कि 1 वॉट की डेफिनेशन क्या होती है। जो 1 वॉट होता है आपका, क्या होता है, द पावर कंज्यूम्ड बाय डिवाइस, द पावर कंज्यूम्ड by a device, okay, that carries 1 ampere, that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference, at a potential difference of 1 वोल्ट, ओके। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीज समझ में आ गई। अब आते हैं हम कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वॉट आवर से, ठीक है। वॉट आवर से करते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल एस से, ओके। या फिर हम किलो वॉट आवर से करते हैं, ठीक है, किलो वॉट आवर से करते हैं। ये क्या हो गया आपका, किलो वॉट आवर हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज रखना है, यहाँ पे हमेशा याद है ना, 1 किलो
वॉट आवर को कंपैरिजन करना होता है, जूल में जूल में इसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो मतलब 1000 watt hour is equals to 1000 into 60 into 16 watt second, मतलब आ गया 3.6 into 10 raised to power 6 watt second। क्या होता है? जूल होता है। सो 1 किलो वॉट आवर इज टू होता है 3.6 into 10 raised to power 6 जूल। ठीक है, ये कन्वर्जन होता है बेसिकली उसका किलोवाट आवर का जूल में। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है आपको, अपने को हमेशा, जो एनर्जी होती है, एनर्जी होती है वो होती है पावर इनटू टाइम। पावर इनटू टाइम मतलब E इज इक्वल्स टू P इंटू स्मॉल टी। अपने को ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस क्लास में सारे कंसेप्ट को कवर अप कर लिया है इलेक्ट्रिसिटी के, और नेक्स्ट क्लास को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। क्यों? क्योंकि अब मैं नेक्स्ट क्लास में 10 to 15 और अप्रोक्सीमेट 10 to 15 क्वेश्चन में ऐसे दूंगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो उसको आप जरूर देखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक कर दीजिए। और भैया मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, तो थोड़ा सा इसको, जितना इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं वो करिए। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो वन शॉट में इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, और जो जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और जिनको लगता है कि अभी गड़बड़ हो रहा है सारा मामला, ये उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। और मैं इसी तरीके से सीरीज लेके आऊंगा साइंस के हर चैप्टर्स की, कि जिसमें मैं हर चैप्टर के 10 to 15 क्वेश्चंस दूंगा, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ वहां से पेपर में क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे बेस्ड आएगा। डेटा चेंज हो सकता है, कंसेप्ट सेम रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, एंड कीप लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।